तो टैगोर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम हिंदी साहित्य में छंद पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में इस वर्ष हमारे 3 टॉपिक वैसे दे रखे हैं। काव्य गुण काव्य दोष का 2 नंबर का दे रखा है, छंद का भी 2 नंबर का दे रखा है। उसके अलावा बात करें अलंकार, 4 अंक का अलंकार का दे रखा है। तो आज हम छंद का पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से छंद जो आते हैं परीक्षा में। 8 छंद वैसे दे रखी है, 4 छंद वर्णिक है, 4 मात्रिक छंद है, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले हम छंद के नियमों की बात करेंगे, छंद की परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद छंद के प्रकारों की बात करेंगे, कौन कौन से प्रकार है ना। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। जैसे छंद की परिभाषा होती है कि जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में मात्राओं अथवा नियमित वर्णों के अनुसार लिखा जाता है तथा उसमें विराम, विराम का मतलब होता है विश्राम, विराम, यति तथा गति का पालन किया जाता है। यति का मतलब होता है कि जहां यानी पद्य का वाचन करते समय जहां विराम या विश्राम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। जैसे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको अपन वैसे हिंदी में तो अलफ विराम कह देते हैं, साहित्य छंद शास्त्र में इसको यति कहा जाता है कि साहित्य में पद्य का वाचन करते समय जहां विराम या विश्राम लिया जाता है उसे यति कहा जाता है। फिर गति का मतलब पद्य का पाठन करते समय जो संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है, लय उत्पन्न होता है, उसे गति कहते हैं, है ना, तो उसको छंद कहते हैं। फिर इसका एक उदाहरण आता है, जैसे बिगड़ो काम बने नहीं लाख करे किन को, रहीमन फाटे दूध ते मथे न माखन होय। तो यह दोहा छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक की मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। यह छंद की सामान्य सी परिभाषा होती है। अब हम छंद के प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे कि छंद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो देखना आप। छंद के प्रकार, वैसे छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है, दूसरा मात्रिक छंद होता है। अपन सबसे पहले बात करें वर्णिक छंद की। छंद के प्रकार लिख लो। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार की होती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, दूसरा इसका प्रकार आता है मात्रिक छंद। अब हमारे पाठ्यक्रम में 8 छंद दे रखे, उनमें 4 हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे मात्रिक छंद। जिसमें वर्णिक में हमारे द्रुत विलंबित आता है, वसस्त आता है, कवित छंद आता है, ये वर्णिक में आते हैं। मात्रिक में गीतिका, हरिगीतिका और छट्टे या कुंडलिया छंद है, ये मात्रिक में आते हैं। अब इनकी परिभाषाओं की बात करें तो वर्णिक छंद में देखना आप, इसमें हम वर्ण गिनेंगे केवल, वर्णों की गणना के आधार पर वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद, वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है, वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे अपन बात करें द्रुत विलंबित की,
द्रुत विलंबित छंद। अब द्रुत विलंबित छंद में वर्ण गिनेंगे। द्रुत विलंबित है, वसंत है, कवित है या सवैया छंद है। इनमें वर्ण गिने जाते हैं, वर्णों की गणना होगी। जैसे इसमें बात करें अपन द्रुत विलंबित की बात करें तो इसमें 12 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। जैसे सीधा वर्ण गिनेंगे अपन, जैसे एक उदाहरण आता है मान लीजिए, जिसका अपन देख लेते हैं। दिवस का अवसान समीप था। अब इसकी अपन बात करें तो इसमें हमें अवसान समीप था। अब इस उदाहरण की बात करें तो इसमें सीधे हमें वर्ण गिनने हैं, वर्णों को गिनेंगे। तो ये ऐसे सीधे गिन लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण जिसमें होते हैं वह द्रुत विलंबित छंद होता है। इसके अलावा इनमें गण भी आते हैं, वो आगे अपन गण की जैसे चर्चा करेंगे तब उसका वर्णन पढ़ेंगे। अब दूसरा प्रकार की बात करें अपन छंद की, तो दूसरा छंद का प्रकार आता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, इसका अर्थ होता है मात्राओं की गणना के आधार पर, मात्राओं की गणना के आधार पर रचा गया छंद, मात्राओं की गणना के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मात्राओं की गणना के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे अपन बात करें, गीतिका छंद मात्रिक छंद होता है। उसके बाद हरिगीतिका छंद भी मात्रिक छंद में आता है। छप्पे छंद है या कुंडलिया छंद है। ये मात्रिक छंद में आते हैं। इनमें हम मात्राएं गिनेंगे, वर्णिक छंद में वर्ण गिनेंगे और इसके आधार पर इसका हमें निर्धारण करना है कि इसमें वर्णिक छंद है या इसमें मात्रिक छंद है। अब हम आगे चर्चा करें तो छंद शास्त्र में प्रचलित या प्रयुक्त शब्दों पदों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि वो शब्द कौन कौन से होते हैं जो छंद शास्त्र में आते हैं और उन शब्दों पदों का क्या क्या अर्थ होता है उसका पढ़ेंगे। छंद शास्त्र में प्रचलित, छंद शास्त्र में प्रचलित शब्दों या पदों का वर्गीकरण। पदों का वर्गीकरण, कौन कौन से जो शब्द होते या पद होते उनका क्या क्या अर्थ होता है देखना। सबसे पहले हमने अभी बात की थी यति की। यति क्या होती है इसका देखना आप। यति का लिखना, साहित्य में पद्य का वाचन करते समय, साहित्य में पद्य का वाचन करते समय, साहित्य में पद्य का वाचन करते समय जहां
विराम या विश्राम, कोष्टक में विश्राम लिख लेना। साहित्य में पद्य का वाचन करते समय जहां विराम या विश्राम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। साहित्य में पद्य का वाचन करते समय जहां विराम या विश्राम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। जैसे इसका अपन उदाहरण लिखें, बड़ा भैया तो क्या भैया, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर। एक उदाहरण आता है, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये जो उदाहरण है, इसमें ये जो है ना चिन्ह लगाया हमने, अभी आपको बताया था हिंदी में इसको अपन अलफ विराम कहते हैं। हिंदी में इसको अलफ विराम कहते हैं अपन जैसे, और छंद शास्त्र में इसी को यति कहा जाता है ना। और ये यति होती है, इधर कितनी मात्रा होती है, इधर कितनी मात्रा होती है, इन मात्राओं का निर्धारण करके हम छंद की पहचान करेंगे। जैसे इसमें दोहा छंद है, इधर 13 है, इधर 11 मात्रा है। इसमें दोहा छंद है, इसमें दोहा छंद है तथा तेरह व 11 मात्राएं हैं। इसमें दोहा छंद है, 13 और 11 मात्राएं हैं। उसके बाद यति के बाद लिखेंगे अपन गति छंद शास्त्र में। गति का देखना, इसका लिखो, छंद का पाठन करते समय, छंद का पाठन यानी पढ़ते समय, छंद का पाठन करते समय, छंद का पाठन करते समय, छंद का पाठन करते समय, उसमें छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है, जो लय उत्पन्न होती है, छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं, उसे गति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, दर्वहु सुदशरथ, दर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये इसमें एक लय होती है, ठीक है ना। मंगल भवन अमंगलहारी, दर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये यति, इसको अपन गति कहते हैं। ये छंद का पाठन करते समय उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। जैसे ये लय के अनुसार ये लिखा हुआ है कि मंगल भवन अमंगलहारी, दर्वहु सुदशरथ अजर बिहारी।
अब यति के बाद आगे छंद शास्त्र में बात करें अपन चरण की। चरण या पाद, पद भी कहते हैं इसको। अब इसकी बात करें, चरण का अर्थ होता है, चरण का अर्थ होता है चरण का अर्थ होता है छंद का चतुर्थ या चौथा भाग। छंद का चतुर्थ या चौथा भाग। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण को, प्रथम एवं तृतीय चरण को विषम चरण, प्रथम एवं तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण को समचरण कहा जाता है। समचरण कहा जाता है। चरण की बात करें तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं और पहला और तीसरा चरण तो होता है विषम, दूसरा और चौथा चरण होता है सम। अब इसके बाद आगे बात करें अपन, अगली जो शब्दावली है वो आती है गण। अब गण की बात करेंगे अपन, तीन हो गए। चौथी शब्दावली देखो, गण। इसका लिखो, गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण 8 होते हैं। गण 8 होते हैं। गण 8 होते हैं। गण 8 होते हैं। गणों के रूप एवं लक्षणों को समझने के लिए निम्न सूत्र का सहारा लिया जा सकता है। निम्न सूत्र का
सहारा लिया जा सकता है। सहारा लिया जा सकता है। गण 3 वर्णों का समूह होता है, उसे गण कहते हैं। गण 8 होते हैं और इन गणों के रूप में लक्षणों को समझने के लिए निम्न सूत्र का सहारा पर लेंगे। तो वो सूत्र कौन सा होता है, पहले वो सूत्र लिख लो, उसके बाद नीचे अपन इसकी सारणी बना करके लिखेंगे। सूत्र वो आता है, ये माता राज भान सलग्गा। ये माता राज भान सलग्गा। ये माता राज भान सलग्गा। अब हम इसकी वैसे सारणी बना करके लिखेंगे। वैसे कर्म संख्या लिख लो आप। उसके बाद इसकी मात्राएं आ जाएगी। मात्राओं के बाद अपन इसका सूत्रगत उदाहरण लिख लेंगे। सूत्र का उदाहरण क्या है, उसके बाद अपन इसके अन्य उदाहरण लिख लेंगे। अब गणों की बात करें तो ये जो सूत्र लिखा है हमने, इसके आधार पर अपन 8 गण बनाएंगे। कर्म संख्या डाल लो पहले आप। आठ नाम लिखेंगे अपन। अब इसी सूत्र से लिखेंगे जो हमने लिखा था, यह माता राज बान सलग्गा। अब इस सूत्र से लिखेंगे, यह से जैसे यह गण बनता है, मैं से मगण लिख लेंगे, तै से तगण हो जाएगा, रह से रगण हो जाएगा, रह से रगण हो जाएगा। उसके बाद जय से जगण लिख लेंगे, फिर वह से बगण हो जाएगा, नय से नगण हो जाएगा और सह से सगण हो जाएगा। ये हमने 8 गण लिखे कि गण कितने होते, 8 होते, तो 8 गण हो गए। उसके बाद एक बचता है लघु। लय से लघु होता है, गय से गुरु होता है। लघु का एक मात्रा होती है जिसको हम खड़ी पाई से व्यक्त करेंगे, और गुरु की 2 मात्रा होती है जिसको हम आड़ी पाई से व्यक्त करेंगे, वो आगे मात्रा में पढ़ेंगे अपन। तो अब देखो 8 नाम लिख लिया हमने। यगण, य से यगण, मैं से मगण, तय से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से भगण और नय से नगण, सह से सगण। ये 8 नाम है। अब इनको हमने सूत्रगत उदाहरण सूत्र में बांधेंगे इनको। तो सूत्र में आपको बताया था कि बिना यानी व्यंजन स्वर होता है, उसकी एक मात्रा होती है। यह की एक हो गई, इसमें आ का उच्चारण हो रहा है तो 2 हो जाएगी, इसमें या का उच्चारण है 2 हो गई, रा की भी 2 हो जाएगी, जय की 1 होगी, भा की 2 हो जाएगी, नय की 1 मात्रा होगी, सह की 1, लय की 1, गा की 2 मात्रा। ये हमने इसको सूत्र में बांध दिया है, इसकी मात्रा लगा दी। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। अब हमें इसमें से 3-3 वर्ण लिखने, जैसे यह की 3 मात्रा हमने लिख ली ऐसे। अब यह की 3 लिख ली ना, तो ये जो आगे हमारे
इसमें मात्रा पर रुको थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको बदल लेना आप, देखो इसमें तो ये गण हो जाएंगे प्रमुख, ये संख्या, और ये इसमें अपन ने मात्राएं लिखी, और इसमें हो जाएगा सूत्रगत उदाहरण। और आगे के और बना लो बिंदु, जैसे अन्य उदाहरण इसमें लिखते रहेंगे अपन। तीन तीन के समूह बनाएंगे, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है, तीन तीन के समूह लिख लेंगे अपन। अब देखो पुनः देखना इसको, जैसे यंगण है, इस यंगण की हमने तीन मात्रा, तीन वर्णों का समूह इसको ले लिया, ये सूत्रगत उदाहरण तो बन गया, ये मा ता बन जाता है। अब इसको जैसे अपन अन्य उदाहरण में लिखे ना, तो जैसे यशोदा है, ये नाम है किसी का, मान लीजिए इसमें अपन ऐसे लगाए, मात्रा लगा के आप देखोगे तो यशोदा। अब इसमें मात्रा लगाओ तो एक मात्रा इसकी है, दो इसकी हो जाएगी, दो इसकी हो जाएगी, यानी ये उदाहरण जो हमें मात्रा है प्राप्त हो रही है उसमें यशोदा नाम में, ठीक है। अब मगण की देखो, अब इसको जिसका आपने लिख लिया उसको छोड़ दो आप, ठीक है, आगे वाले लिख लो, मगण की मात्रा लगा लो, ये मगण की मात्रा लगा ली। अब ये शब्द क्या लिखा गया, माता रा, ये सूत्रगत उदाहरण, जैसे मातारा लिखा। अब आगे आप अगर एक नाम लिखो चाचा जी, चाचा जी में अगर आप मात्रा लगाओगे तो ये आपको उदाहरण में प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दो, मैं का आपने जिसका लिख लिया। अब बनता है तगड़ का, तगड़ की वैसे मात्रा लिख दो, ये तगड़ का लिख दिया। अब सूत्रगत उदाहरण तो बनता है ताराज, अगर आप वैसे उदाहरण बनाना चाहो तो नाराज में भी ये बना सकते हो आसानी से, ये अन्य उदाहरण में हो जाता है। फिर अपन इसको तय वाले को छोड़ दो, अब रह की मात्रा लेनी है, तो रह की मात्रा जैसे ये रह की मात्रा हो जाएगी, और इसका जो सूत्रगत उदाहरण बनता है वो बनेगा राज भा, है ना। सूत्रगत उदाहरण इसका बनता है राजभा। रगड़ का हो गया, देखना SIS हो गया रगड़ का, और सूत्रगत उदाहरण इसका राजभा बन गया, ठीक है। और अन्य उदाहरण वैसे आप लिखना चाहो ना तो अन्य उदाहरण भी इसका लिख सकते हो, जैसे कामना, अन्य उदाहरण में ये बना सकते हो आप। फिर हमने जगन का देखो, इस रह वाले को छोड़ दो क्योंकि रह का हमने लिख लिया। जगन का देखो, ये जगन की मात्रा बनती है और सूत्र बन जाता है इसका जबान। अगर सूत्रगत उदाहरण की बात करें तो बनता है जबान, और वैसे आप अन्य उदाहरण लिखना चाहो तो कहार ऐसे लिख सकते हो, कहार में इसमें ये आ जाती है मात्रा। फिर जय का हमने लिख लिया। अब बचा भगड़ का, इस भय का देखना, भय वाले की मात्रा जैसे लगाएंगे तो ये भय की मात्रा हो जाएगी, सूत्र बन जाता है इसका भान से। सूत्रगत उदाहरण की बात करें तो भानस से, और वैसे आप उदाहरण बनाना चाहो तो कानन लिख सकते हो, कानन, कानन इसमें भानस में आ जाता है। अब इसको छोड़ दो, भय वाला लिख लिया भगण का। अब नगन की मात्रा लो, एक एक एक, यानी इसमें तीनों ही लघु आएंगे, शब्द बनता है नय से ले। ऐसे अगर आप लिखना चाहो तो आगे कमल लिख सकते हो, कमल में ये मात्रा आएगी, ठीक है। फिर अपन बात करें इसकी, नय को छोड़ दो। अब बचा सगण का,
स की बात करें तो स की मात्रा जैसे ये सगण की मात्रा ये हो जाती है। सूत्रगत उदाहरण बनता है इसमें सलगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो कै में ला, ये इसका सूत्रगत उदाहरण होता है। ऐसे आप आसानी से गण 8 याद कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ठीक है। एक बार इस सूत्र को दोबारा समझा देता हूं, देखो आप ध्यान से। जिस विद्यार्थी के समझ में नहीं आता पुनः एक बार इसको समझ लेना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जहां अपन वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो इनकी बहुत ज्यादा बार आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यह माता राजभान सलगा, इस सूत्र को एक बार और देखना आप। यह माता राजभान सलगा। अब इस सूत्र में देखना आप, अभी हमने गण का पढ़ा था कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण 8 होते हैं और इनको समझने के लिए हम इस सूत्र का सहारा लेंगे, यह माता राजभान सलगा। अब इस सूत्र से हमने 8 गण बनाए, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये बनाए 8 तो नाम हो गए। उसके बाद लय से लघु बनेगा, ठीक है, और गय से गुरु बनेगा। लघु की मात्रा हमेशा 1 गिनी जाएगी, जिसको हम आरडी पाई द्वारा व्यक्त करेंगे। आरडी पाई का मतलब ये है ना, इसको अपन आरडी पाई कहते हैं, ठीक है। आई का जो चिन्ह है इसको आरडी पाई कहते हैं। और गुरु वर्ण का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा, जिसकी 2 मात्रा होगी उसे गुरु वर्ण कहेंगे। और गुरु वर्ण को हम इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करेंगे, इसको खड़ी पाई कहा जाता है। और ये आरडी पाई है। आई जैसा चिन्ह है उसको आरडी पाई कहते हैं, एस जैसा चिन्ह है ना उसको खड़ी पाई कहते हैं। इस चिन्ह द्वारा अपन व्यक्त करेंगे। अब ये 8 नाम आपकी याद हो गई। उसके बाद अपन जैसे इनकी मात्रा लिखेंगे, यह की 1 मात्रा और जय की 1 मात्रा, इसकी 1, क्योंकि मात्राएं कहते व्यंजनों की तो कोई मात्रा होती नहीं, मात्राएं स्वरों की होगी, ठीक है। अब स्वरों की बात करें तो मात्राएं स्वरों की होगी। उन मात्राओं को अपना आगे वजह से पढ़ेंगे। ए ई उ री है, इनकी मात्रा 1 गिनेंगे। आ ए या आ है, ई है, उ है, ए ऐ ओ औ, इनकी मात्रा अपन 2 गिनेंगे। 2 मात्राओं को तो इस ये ऐसी नैना इसके द्वारा व्यक्त करेंगे, जिसको कड़ी पाई कहते हैं। और 1 मात्रा वाला जैसे ए ई उ री है, इनको हम आई वाले चिन्ह से व्यक्त करेंगे, इसको आरडी पाई कहा जाता है। तो ये 8 गण आपके वैसे याद रहे। अब देखो इनको आपको ऐसे चिन्ह तो लगा लिया आपने, यानी चिन्ह लगाना बहुत सरल है, क्योंकि आपको द्रुत विलंबित जैसे छंद पढ़ा था, तो उस द्रुत विलंबित छंद में आप लगा नहीं पाए थे चिन्ह। क्यों? एक उदाहरण जैसे आपको, इस उदाहरण से आप समझना, अभी हमने थोड़े पहले भी चर्चा की थी। दिवस का अवसान समीप था। अब इससे आप इसको समझोगे तो देखना कैसे दिवस का अवसान समीप था। अब ऊपर लिखा है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। सबसे पहले हमें वर्ण गिनने हैं, ठीक है ना। अब इस लाइन में जैसे अपन वर्ण गिनेंगे तो ये 12 हो जाते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 वर्ण हो जाते। अब यहाँ हमने लिखा हुआ है कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। अब हम 3 वर्ण बना लेंगे इनके, जैसे ये 3 है, उसके बाद ये 3 हो जाएंगे, उसके बाद ये 3 हो जाएंगे, ये 3 हो, यानी 12 वर्ण हो गए। अब ये उदाहरण में अपन देखेंगे इसमें यगण मगण कितने आते हैं। अब हम इसकी मात्रा लगाएंगे, जैसे ये दी छोटी है तो इसकी 1 मात्रा हो जाएगी, वह की 1 मात्रा है, सह की 1 मात्रा है। अब अगर आप इधर से इसका देखोगे तो ये मात्रा किस में प्राप्त हो रही है आपको? नगण में प्राप्त हो रही है, ये मात्रा नगण में प्राप्त हो रही। अब आगे हम का में आ का उच्चारण हो रहा है, इसकी 2 मात्रा आ जाएगी, ए की 1 और वह की 1। एस आई आई जैसा चिन्ह है ना, ये एस आई आई जैसा चिन्ह है, वो भी किसमें है? भगण में आ गया, ये भगण हो गया इसका। अब आगे अपन बात करें, सा में आ का उच्चारण है, 2 मात्रा, इसकी 2, यानी इसकी 1 और इसकी भी 1, ये पुनः फिर भी आ गया, क्या आ गया? भगण ही आ गया था। अब आगे मी की बात करें तो मी वैसे बड़ी मात्रा है, वह की 1 हो जाएगी, था की 2 हो जाएगी।
अब एस आई एस वाले की बात करें, एस आई एस ये हो गया रगड़ का। अब ये इसमें प्राप्त होते हैं। तो देखो अब द्रुत विलंबित छंद की अपन बात करेंगे तो द्रुत विलंबित छंद में ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी कि पहली तो बात करें कि ये वर्णिक छंद होता है, इसमें वर्ण गिने, वर्ण गिने तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब 12 वर्णों के बाद कहते हैं कि 4 वर्णों का इसमें समूह बना लिया अपने, 4 जैसे 12 गिन लिया, 3 वर्णों का समूह बना लिया। तो द्रुत विलंबित छंद में क्रमशः नगण भगण भगण व रगण आते हैं, ऐसी लाइन लिखनी। और ये लाइन लिखने के लिए आपको इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो ये सूत्र बहुत सरल है, इसको एक बार सुनना और समझना। आप कई विद्यार्थी नहीं समझ पाए, उसको ध्यान से देखना इसको। अब देखो अभी लिखा था आपके सामने कि आप इनमें मात्रा लगाओ ना, तो जिसकी मात्रा लगा लो, जैसे यगण की मात्रा लगा ले, उसके बाद इसको छोड़ दो इसको, यानी जिसकी मात्रा लिख ली, 3 आगे वाले 3 रखने, जैसे 3 वर्ण है तो 3 लिख लो। और ये 3 लिखने के बाद 3 लिख लिया तो यगण की मात्रा लिखने के बाद ये वाला छोड़ दो, आगे वाले 3 रखते रहो। इस प्रकार से आपके 8 ये तैयार हो जाते हैं। यानी 3 वर्णों का समूह गण कहा जाता है। गण 8 होते हैं। गणों के रूप लक्षण को समझने के लिए आप ये सूत्र तैयार कर सकते हैं। सूत्र के माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। अब आगे बात करेंगे मात्राओं की। मात्राओं की बात करें तो मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। अगर व्यंजन की बात करें तो 36 व्यंजन और वैसे 11 स्वर होते हैं, हिंदी में अपन पढ़ेंगे उनको। तो स्वरों की मात्राएं गिनी जाएगी, व्यंजनों की मात्राएं नहीं गिनी जाएगी। पहले लघु गुरु का लिख लो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था लघु गुरु का। लघु व गुरु ये क्या होते हैं, इसको लिख लो। छंद शास्त्र में ह्रस्व अक्षर को यानी छोटा, छंद शास्त्र में ह्रस्व अक्षर को लघु कहा जाता है, लघु कहा जाता है। जिसको ये चिन्ह है इसका आरडी पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। तथा दीर्घ वर्ण को दीर्घ अक्षर को लिख लेना, दीर्घ अक्षर को गुरु वर्ण कहा जाता है, गुरु वर्ण कहा जाता है, कहा जाता है। तथा इसे एस चिन्ह, ये बात करें इसकी तो इसे खड़ी पाई कहा जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। लघु व गुरु, छंद शास्त्र में ह्रस्व अक्षर को लघु कहा जाता है, जिसको इस चिन्ह द्वारा डी पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा दीर्घ अक्षर को गुरु वर्ण कहा जाता है। अब देखो वैसे अपन 2 उदाहरण समझे, तो उदाहरण के हिसाब से देखना आप इनको थोड़ा सा। एक शब्द आता है जैसे रवि, रवि है,
कमल है, यद्यपि है। अब इनको सबने इनकी मात्रा लगाएंगे। उसके बाद अपन बात करें जैसे याचना है, कामना है, राजा है। अब इनकी मात्रा लगाएंगे। ऊपर वाले तो लघु है, नीचे वाले मात्रा की बात करेंगे वो सारे गुरु वर्ण आते हैं। इसकी मात्रा एक होती है और ये चिन्ह होता है आरडी पाई। इसकी मात्रा एक होती है, इसकी मात्रा हमने अभी लगाई थी, इसकी भी एक, इसकी भी एक। अब या बड़ा है, आ का उच्चारण हो रहा है च, इसमें दो हो जाएगी, इसमें दो हो जाएगी, राजा में पहले दो। ये जो चिन्ह है एस वाला, एस के जैसा चिन्ह है, इसको तो अपन खड़ी पाई कहते हैं। आई के जैसा चिन्ह है, इसको अपन आरडी पाई कहते हैं। आरडी पाई का मतलब लघु अक्षर को अपन आरडी पाई द्वारा व्यक्त करेंगे और जो गुरु वर्ण होता है दीर्घ अक्षर, उसको हम इस एस चिन्ह द्वारा व्यक्त करेंगे। अब आगे लिखो 6 नंबर नियम। जैसे 6 नंबर नियम, मात्रा मात्रा या वर्ण। अब इसमें देखिए तो अपन मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की होती नहीं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। जैसे ए, ई, उ, री, इनकी एक मात्रा गिनी जाएगी, एक मात्रा गिनी जाएगी। मात्राओं की बात करें तो ए, ई, उ, री, इनकी एक मात्रा गिनेंगे। उसके बाद जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, या आई, ओ, औ, ये आते हैं, तो इनकी दो मात्रा गिनी जाएगी, इनकी दो मात्रा गिनी जाएगी। इनकी दो मात्रा गिनी जाएगी। मात्राएं वर्ण केवल मात्राएं बात करें तो स्वरों की होती है, व्यंजनों की होती नहीं। स्वर 13, वैसे 11 हमने पढ़े, 11 की बात करेंगे। 11 स्वरों की, व्यंजन जैसे 36 है, उनकी मात्रा होती नहीं, स्वरों की होती है। ए, ई, उ, री, अगर ये मिले तो इनकी एक मात्रा गिननी है और इनको इस चिन्ह द्वारा अपन आई का चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करेंगे जिसे आरडी पाई कहा जाता है। उसके बाद आ है, ई है, उ, ए, आई, ओ, औ, इनकी दो मात्राएं गिनेंगे और इनको इस एस चिन्ह द्वारा खड़ी पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये छंद शास्त्र में प्रचलित शब्दों पदों का वर्गीकरण होता है ना। पहले हमने सबसे पहले जैसे चर्चा की थी वर्गीकरण में, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था सबसे वो था यति, ठीक है ना। यति किससे कहते हैं कि साहित्य में पद्य का वाचन करते समय जहां विराम लिया जाता है या विश्राम लिया जाता है उसे हम यति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गति। गति में हमने पढ़ा था कि जो पाठन करते हैं, छंद का पाठन करते हैं, उसमें जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। जैसे गति की बात करें अपन, भवन मंगल यानी मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य है सुदशरथ अजर बिहारी, इसमें गति है, ताल है, लय है उसमें। फिर हमने चरण की बात की थी कि 4 वर्णों का समूह होता है उसे चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होंगे, 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण होता है विषम होता है,
दूसरा और चौथा चरण होता है उसे सम चरण कहा जाता है। फिर हमने गणों की चर्चा की थी कि 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। 8 गणों को हमने पढ़ा था एक सूत्र के माध्यम से, यह माता राज भान सलगा। इस सूत्र के आधार पर 8 गण आसानी से याद कर सकते हो। 8 गणों की मात्राएं हमने लगाई, फिर उनका सूत्रगत उदाहरण भी चर्चा की थी, अन्य उदाहरण के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने लघु और गुरु की चर्चा की थी कि छंद शास्त्र में जो हर्ष व छोटा अक्षर होता है उसे हम लघु कहते हैं। लघु चिन्ह को यानी लघु वर्ण होता है उसके आई चिन्ह द्वारा, आई याद रख लेना, आई चिन्ह को ही छंद शास्त्र में आडी पाई कहा जाता है। अगर कोई गुरु वर्ण आता है उस गुरु वर्ण को हम एस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, एस चिन्ह को खड़ी पाई कहा जाता है। लघु और गुरु वर्ण की ऐसी पहचान करनी है। अब हम आगे इनकी बात करें कि मात्राएं, मात्रा कैसे लगानी है। मात्रा आपको, क्योंकि मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा होती नहीं, ठीक है ना। स्वरों की मात्राओं की बात करेंगे तो ए ई उरी इनकी मात्रा हमेशा एक गिनी है जहां भी आपको मिले उनकी। उसके बाद आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए आई है, ओ औ है, इनकी 7 है। इनके ये 7 की मात्राएं अपन 2 गिनेंगे और इनको एस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे छंद शास्त्र में जो नियम होते हैं कि कैसे अपन उनको नियम को लगाते हैं, किस प्रकार का नियम ध्यान रखा जाता है। पहले हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आगे हम जो नियम लिखेंगे, ये तो आपको जैसे लघु वर्ण तो बता दिया कि ए ई उ री इनकी मात्रा एक गिनी है। अब कईयों पर जैसे कोई अक्षर लिखा हो, लघु वर्ण लिखा हो, अगर उस पर चंद्र बिंदु लगा हो या अनुस्वार लगा हो, अगर किसी पर अनुस्वार लगा हुआ मिले आपको, जैसे हंस शब्द है उस पर अनुस्वार लगा है, इसकी मात्रा हम कितनी गिनेंगे, तो इसकी मात्रा अनुस्वार वाले की हम 2 गिनेंगे। और जिस पर चंद्र बिंदु लगा है, चंद्र बिंदु वाले की मात्रा हमेशा 1 गिनी जाएगी। इसके अलावा कहते हैं कि कोई शब्द अगर विसर्ग युक्त होता है, जैसे दुख शब्द लिखा, ठीक है ना, उसमें प्रातः शब्द लिखा, उसके आगे विसर्ग लगा है तो विसर्ग की मात्रा हमेशा 2 गिनी जाएगी। इसके बाद अपन बात करें कि कोई जैसे शब्द होता है वर्ण कि संयुक्त व्यंजन हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु वर्ण माना जाता है ना। तो ये हम अगली वाली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। इतना आप पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना इसको।